नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे धर्म नगरी में महापाप। उज्जैन की सड़कें उस खौफनाक वारदात की गवाह बनी जब इंसानियत दम तोड़ती दिखी और जिस्म की हवस ने एक निर्दोष को बेबस कर दिया। सड़क के किनारे एक मासूम युवती का बलात्कार होता रहा और लोग बस देखते रहे, जैसे ये दर्दनाक मंजर एक तमाशा हो। किसी के कदम आगे नहीं बढ़े, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी आवाज इस बेरहम भीड़ में कहीं खो गई। हम किस समाज का हिस्सा हैं जहां इंसानियत महज एक शब्द बनकर रह गई। एक निर्दोष जिस्म हवस का शिकार बनता है, जबकि लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं। ये सवाल हमारे दिलों में गूंजता रहेगा। मुरादाबाद की हवाओं में एक बार फिर इंसानियत की चीख गूंज रही है। 5 दिन में एक नाबालिग बच्ची को 2 बार जिंदगी का शिकार बनाया गया। एक मासूम जिसकी आंखों में सपने थे, जिंदगी को समझने का वक्त भी नहीं मिला और वो 2 बार दरिंदों की हवस का शिकार हो गई। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये उस समाज की तस्वीर है जहां मासूमों की चीखें सुनने वाले कान बहरे हो गए हैं। हम बार बार सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर सच यही है कि ये हो रहा है और हम सब बस तमाशबीन बने बैठे हैं। उस बच्ची के जख्म सिर्फ उसके जिस्म पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर भी है। 5 दिनों में 2 बार उसकी मासूमियत को रौंदा गया। सवाल ये है कि क्या हम उसे न्याय दिला पाएंगे? क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो दरिंदों को सजा दे सकेगी? आज हमें शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां पर बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। और अब वक्त है कि हम उठे, जागे और ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि कल फिर किसी मासूम की जिंदगी इस तरह तबाह ना हो। एक कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित आरोपी और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। देखिए, जीतू पटवारी या कांग्रेस या विपक्षी दल के जो लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीज़ों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जीतू पटवारी जी, ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है। ये जो कानूनी व्यवस्था है पूरी ठप है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। छतरपुर में भी बंदूक की नोक पर एक बस को लूट। मैं तो कह रहा हूँ कि ये लूट, रेप, ये सब तो पूरे प्रदेश में हर जगह चल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी गठबंधन के चुनाव में बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को और कोई काम नहीं है, ऐसी ही चीजें। देखो, बीडी शर्मा अपनी बात कहते रहे, पर जनता तो अंत में तो जनता है ना, बीडी शर्मा तो जनता नहीं है। जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी एक बंगाल में जिस तरह की घटना हुई विभत्स थी, उसकी जितनी निंदा कम है, पर उसके लिए बंगाल में लगातार आंदोलन कर रही है बीजेपी। बंगाल बंद करा रही है, रात को अभियान चला रही है, पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है। पर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पहला राज्य है देश का जिसमें 18 बहनों के साथ रोज रेप होते हैं। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है उज्जैन, जहां फुटपाथ पे लोग, सड़कें चालू है, लोग आ जा रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं और एक व्यक्ति रेप कर रहा है। क्या विभत्स स्थिति है मध्य प्रदेश की? क्या
हालात है, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हाल है तो फिर मध्य प्रदेश के क्या हाल है। नरेंद्र मोदी जी, जरा निष्पक्षता से आपकी निगाह मध्य प्रदेश पे करो। आपने वोट लिए लाडली बहना के, वोट लिए किसानों की समृद्धि के, और यहाँ माफिया राज चालू करवा दिया। यह सरकार बीजेपी की है ही नहीं, ये मोहन यादव जी की भी सरकार नहीं है, ये माफियाओं की सरकार है, जिसमें बहनों की अस्मत ऐसे लूटी जाती है जैसे आम बात हो। इसकी जितनी निंदा करना है कम है। वीडी शर्मा जी को शर्म आनी चाहिए। अगर सार्वजनिक जीवन में विपक्ष इन मुद्दों को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। और वीडी शर्मा जी को बताना चाहिए कि 18 बहनों की अस्मत यहाँ लूटी जाती है तो फिर उसके लिए दोषी कौन है। 25 साल से आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है, और हालात दिन पे दिन अति गंभीर हो गए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, एसटी एससी के अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो वीडी शर्मा जी को इस बात को, इस भावना को भी तो प्रदेश को अवगत कराना चाहिए कि जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है, सजा किसको मिलेगी। मैंने जैसा कहा कि ये सरकार मोहन यादव जी की सरकार है ही नहीं, ये बीजेपी की भी सरकार, माफियाओं की सरकार है। यहाँ शराब माफिया हो, नशा माफिया हो, भू माफिया हो, सरकारी माफिया हो, राजनीतिक माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, हर तरह का करप्शन करने वाला माफिया इस सरकार पे हावी है। दलालों की सरकार है। अब मंत्री के रिश्तेदार नशे का कारोबार नहीं करेंगे, ये सरकार लगातार नशे के कारोबार को नहीं बढ़ाएगी तो मध्य प्रदेश का हर परिवार का साथी, एक भी परिवार का साथी ऐसा नहीं है जो पीड़ित नहीं हो इस बात से कि उसके घर में एक न एक बच्चा नशा नहीं करता। इस तरह का मध्य प्रदेश बना दिया इन्होंने। मैं मानता हूं कि ये सरकार का असली चेहरा है। जहाँ तो दिन दहाड़े यहाँ पर महिला के साथ रेप किया गया, जिसको लेकर सियासत भी काफी नजर आ रही है। विपक्षी दल जो हैं वो सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी तरीके से महिला अपराध जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए किस तरीके से सरकारों द्वारा कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से, चाहे वो कोलकाता में जिस तरीके से रेप हुआ या फिर उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हमने अभी तक देखी हैं, अब मध्य प्रदेश का भी जिक्र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देश के हर अलग अलग कोने में महिलाओं के साथ इस तरीके के अपराध हो रहे हैं और उनको रोकने के लिए कोई ना कोई सख्त कदम उठाने की अब ज़रूरत है, जिसकी वजह से ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कम से कम इस देश में खुद को महसूस कर सकें, आगे बढ़ सकें, काम कर सकें। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ एक दर्शक चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मेरे सामने टीवी नहीं है, मगर जो अभी बोल रहे थे, मध्य प्रदेश के ऊपर भाषण झाड़ रहे थे, मैं उन सज्जन से ये कहना चाहता हूँ कि कन्नौज में जो घटना हुई उस पर आपको शर्मिंदगी है, अयोध्या में जो घटना घटी उस पर आपको शर्मिंदगी है। आज देखिए विनेश फोगाट जो है चली गई कांग्रेस में, हमें शुरू से दिख रहा था। मैं 70 साल का हूँ, मेरी आयु 70 साल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो आंदोलन चल रहे हैं उनका मेन मुद्दा क्या है? दिल्ली को घेरना, दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की कोशिश। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और बात कर रहे हैं यहाँ पर आज जिस तरीके से उज्जैन से ये मामला सामने आया कि दिन दहाड़े एक महिला के साथ रेप किया गया, जो कि शर्मनाक है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन क्या ये महज गिरफ्तारी कर देने से बात खत्म हो जाती है या इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है? जयप्रकाश पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब्दुल मलिक जो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रितेश त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यश भारती जी सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शशिकांत त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं जयप्रकाश जी से करना चाहती हूँ। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से ये मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं,
अभी प्रीवियस में भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, उस वक्त उस दिन भी आप इस पर चर्चा का हिस्सा थे। लेकिन अब ये जो महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकारें बहुत दावे कर रही हैं कि महिला सुरक्षा जो है वो हमारी प्राथमिकता है, लेकिन धरातल पर स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल हो गया। देखिए, ये जो उज्जैन की घटना आप अभी बता रही थी बहुत ही दुखद है और ये सबको पीड़ा पहुंचाने वाला है कि दिन दहाड़े सड़क पर इस तरह का घटना होना कहीं न कहीं उसमें आपराधिक मानसिकता को साबित करता है। और ये दूसरी तरफ जो लोग वीडियो बना रहे थे उनकी संवेदना देखिए कि उनमें से कोई पुलिस को भी कॉल कर सकता था और 10-5 मिनट में पुलिस आ जाती, उसको रोक सकते थे लोग। वीडियो बनाने से ज्यादा जिम्मेदारी ये थी कि ये उनके पास मौका था तो उस महिला की सुरक्षा भी करते। ये सब जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। जैसा कि उस दिन की चर्चा में भी मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी समाज में अपराध को रोकने के लिए कानून के साथ साथ सामाजिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समाज में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। जहां प्रशासनिक व्यवस्था तत्काल नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो समाज के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वीडियो बनाने के लिए तो उनके पास समय था, लेकिन इस बात के लिए नहीं समय था कि एक कॉल पुलिस को कर लें या 2-4 लोगों की मदद से उस अपराधी को पकड़ लें, रोक लें या इस घटना होने से बचा सकते थे तो बचाना भी चाहिए था। हमें देखिए, इन घटनाओं को रोकने के लिए सभी पहलुओं पे काम करना होगा। सामाजिक पहलू पर भी काम करना होगा, कानूनी पहलू पर भी काम करना होगा और जो तकनीकी पहलू हैं उस पर भी काम करना होगा। अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जो अपराधी पकड़े जाते हैं, सजा होती है, उनके विषय में प्रचार की जरूरत है कि ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है जिससे लोग भयभीत हों। कानून का भय होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वापस आते हैं आपके पास। अविरल मलिक जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल जी, देखिए बहुत दावे हैं, बहुत सारी बातें हैं महिला अपराध को रोकने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिला अपराध नहीं रुक रहा है। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की और मुरादाबाद की, जहां मुरादाबाद में एक बच्ची के साथ 2 बार हैवानियत होती है और इस तरीके की खबरें अब आम होती चली जा रही हैं। लगातार आए दिन आप न्यूज़पेपर उठाएं या कुछ भी, आपको सामने से इस तरीके की खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। जी देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश का विषय है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, मजबूती से चलाई जा रही है, लेकिन जो घटना घटित हुई है ये बेहद दुखद है, निंदनीय है। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इस विषय को भी देखा जाना चाहिए। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाता है, इस विषय को भी देखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी, चाहे वो कमलनाथ जी हो या फिर जीतू पटवारी जी हो या प्रदेश के अनेकों नेता हो, जिस प्रकार से वो राजनीतिक बयानबाजी इस विषय में कर रहे हैं और तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय जिस प्रकार से जनता ने हमें प्यार दिया, उसके बाद मोहन यादव जी को जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है जनता का, वो अभूतपूर्व है। इस विषय को कमलनाथ जी को देखना चाहिए, जीतू पटवारी जी को देखना चाहिए। अविरल जी, देखिए आपके वोट बैंक से या आपके जीतने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आप जीतिए, आप बहुत भारी मतों से जीतिए। एक सेकंड, आप नहीं, आप मुझे कमलनाथ की बात हम बाद में करेंगे, पहले मेरी बात सुनिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि आप कितने मैंडेट से जीत रहे हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि महिला सुरक्षा की बात अगर हमें बार बार करनी पड़ रही है या इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे, किसी और से पूछे नहीं जाएंगे। और अगर आप सरकार में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है। तो अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये काम है। अविरल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी देखिए, जहां तक विषय मध्य प्रदेश का और जो घटना घटित हुई है,
सबसे पहले इसे सामाजिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। नंबर 1, समाज को सुधारने की आवश्यकता है, लोगों में संस्कार पैदा करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ये ऋषि मुनियों का देश, सबसे बड़ी बात यह है इस देश की, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये तपस्वियों का देश है। और इस देश में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो समाज को सबसे पहले सोचना होगा, इस विषय में चिंतन करना होगा कि किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है, समाज किस ठीक है, अवरल जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। रितेश त्रिपाठी जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? इसमें सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और मेरा ऐसा मानना है आप तक मेरी आवाज आ रही होगी जी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए कलंकित करने वाली घटनाएं। एक महिला चाहे वो किसी भी घर से आती हो, चाहे वो किसी परिस्थिति से आती हो, अगर उसके साथ ऐसी कोई भी घटना घटती तो संपूर्ण मानव समाज पर, संपूर्ण भारतीय संस्कृति पर अपने आप में प्रश्न चिन्ह करता है। कोई भी सभ्यता, संस्कृति या देश का उत्थान तब तक संभव नहीं जब तक वहां पर महिलाओं को हम यथोचित सम्मान नहीं दे देते। सारी ये ईंट कंकड़ की बनी हुई इमारतें सिर्फ हवा हवाई की बातें प्रतीत होती हैं अगर हमारी महिलाओं को यथोचित सम्मान समाज में नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री के जिले में घटना घटना और जिस दिन मुख्यमंत्री अपने शहर में हो, उस चौराहे से मुख्यमंत्री का काफिला 4-4 बार होकर गुजरता है। और इससे बड़े दुर्भाग्य की और अधिक और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि 4-4 बार वो घटना के पास से निकलते हैं। उस घटना के ठीक 15 मिनट पहले और 1 घंटे बाद भी वहां से उनकी गाड़ी निकलती है। और मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है पहले से ही बहुत संवेदनशील है क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी है। हम किस प्रकार से अपने भगवानों के सम्मुख अपना चेहरा दिखा पाएंगे, हम किस प्रकार से अपने आप को सनातन वाले कहते हैं, हम किस हिसाब से अपने संस्कृति की गवाही देते हैं जब तक हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ इतना बर्बर क्रूर व्यवहार किया जाता है। मैं मानता हूं कि भारत की सभ्यता संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और अगर बीच चौराहे में फुटपाथ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, संपूर्ण समाज खड़ा होकर देखता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के शासनकाल में हो रहा हो। ये पार्टी की बात नहीं है, ये संपूर्ण समाज की बात है, ये इंसानियत की बात है, ये मानवता की बात है। ये हमारे पूरे संस्कार की संवेदनाओं पर, हमारे पूरे समाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर हम अपनी बहन बेटियों को यथोचित सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, अगर आज भी फुटपाथ और सड़कों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बाकी लोग वहां पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, तो मैं मानता हूं आज भी मानसिक रूप से हम उसी आदम काल के में रह रहे हैं जहां पर हमारे पूर्वज रहा करते थे। आज भी हमारी संस्कृति उसी स्थान पर जहां पर हम तालिबान और अफगानिस्तान को कहते हैं। और आज भी भारत को अपने बारे में पुनर्विचार करना होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर। और मैं अपनी संवेदनाएं उस महिला के साथ, उस बच्चे के साथ व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, प्रदेश कोई भी हो, पर महिलाओं को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए। चाहे वो बात पश्चिम बंगाल से शुरू हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से शुरू हो, पर हमें अपनी बहन बेटियों को उचित सम्मान दिलवाना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ना हम शुरू करने की बात करें, ना हम आधुनिक तकनीकी की बात करें, हम बात करें कि मानवीय मूल्यों की हम प्रथम सीढ़ी पर आज भी खड़े हैं। और ये सब हमारी सभ्यता पर, संस्कृति पर इससे बड़ा और अधिक कुठाराघात नहीं हो सकता। रही बात पुलिस व्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि बहुत सारे प्रदेश, जिनमें से मध्य प्रदेश भी एक प्रदेश है, वहां पर आदिवासी समाज की बच्चियों पर हो या अवयस्क बच्चियों पर हो, पास्को में हो और सामान्य घटनाओं पर हो, महिलाओं पर बर्बरता पे मध्य प्रदेश निरंतर पिछले 5 सालों में टॉप 3 स्टेट्स में रहा है। ये अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। हमें लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर और सामाजिक व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। यश भारती जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। यश भारती जी, कैसे देख रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, जिस तरीके से आए दिन ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, और फिलहाल इन पर लगाम लगाने के लिए क्या? क्योंकि देखिए, अब उज्जैन का भी मामला था, सिर्फ आरोपी गिरफ्तार हो गया, हमने तुरंत कार्रवाई कर दी। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, ऐसे केसेस सामने ही ना आए, इस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। याशी जी, अभी जितने वक्ताओं ने बात करी और आपकी बातों से भी 3 चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जरूर है, लेकिन उन्होंने उज्जैन को भी, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, एक दूसरी राजधानी की तरह डेवलप करना
और विकास करने का काम करना शुरू कर दिया। वो ज्यादातर समय उज्जैन में देते हैं और एक तरीके से अपना उप राजधानी के रूप में वो उज्जैन को डेवलप कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री उस जगह से आते हैं, वो स्वयं गृह मंत्री का पद भी संभाले हुए हैं, जिम्मेदारी संभाले हैं। 2 दिन पहले उनके यहाँ पितृ शोक हुआ है, उनके पिताजी का देहांत हुआ है और संवेदना प्रकट करने के लिए मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर के भी तमाम वीआईपी उज्जैन में थे। और वीआईपी होने के बाद अगर फुटपाथ पे खुल्लम खुल्ला ये घटना घट रही है तो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मुझे अपने मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रमाण पत्र मिला है कि खुलेआम फुटपाथ पे ये घटना घटित हुई है। दूसरी बात, ये घटना कोई पहली बार नहीं घटित हुई है उज्जैन में। अभी पूरा साल भर नहीं हुआ, कुछ माह पहले भी निर्वस्त्र होकर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। वो निर्वस्त्र होकर के सुबह से घूमती रही पूरे उज्जैन में और जिस तरीके से अभी वीडियो बनाया जा रहा था, कई लोगों ने उसे पागल समझा जो निर्वस्त्र होकर घूम रही है, लेकिन उसकी पीड़ा समझने की किसी ने कोशिश नहीं करी। ये घटना भी उज्जैन में ही हुई। अब दूसरी अगर हम बात करें, सागर में एक घटना घटी कि वो पीड़िता न्याय चाहती थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके भाई को मार दिया गया, उसके गवाह को मार दिया गया। जब वो इलाज कर अपने भाई की लाश लेकर के अस्पताल से लौट रही थी तो एम्बुलेंस से उसको भी फेंक दिया गया, उसकी भी हत्या हो गई। ऐसी ही घटना रायसेन में एक बच्ची लापता है, उसका पीड़ित पिता अभी तक परेशान है। समाजवादी पार्टी ने अपने निजी कोष से, अपनी पार्टी के कोष से 50-50 हजार रुपए की 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का, ताकि उनको कम से कम कुछ आर्थिक मदद मिल जाए, जो उनका छोटा मोटा काम है वो हो जाए। संवेदना प्रकट करने की कोशिश करी है। लेकिन वर्तमान सरकार से अगर सवाल पूछते हैं, जैसा कि वीडी शर्मा जी की आपने दिखाई कि विपक्ष काम कर रहा है, अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आपको जिम्मेदारी निभाने के लिए, निर्वहन करने के लिए कह रहा है, तो इसमें कौन सा पाप कर रहा है? आप बेहतर करके दिखाइए, बेहतर व्यवस्था देके दीजिए। दिक्कत क्या है? हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी ने एक बात कही कि लोग वीडियो बना रहे थे, पुलिस को नहीं बता रहे थे। मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि समाज का जो ताना बाना है, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सांस्कृतिक विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है, तमाम समय पे जागरूकता के अभियान अलग अलग चीजों के लिए चलाता रहता है, चाहे वो किसी बीमारी को लेके हो, चाहे किसी और चीज को लेकर के हो, जागरूकता अभियान चलते हैं। ये उन सब चीजों की एक कड़ी जोड़ता है कि समाज कैसे जागरूक हो। घटनाओं को लेकर के पुलिस भी अपना समय समय पे जागरूकता अभियान चलाती है, आप उससे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप आईपीएस रहे हैं। तो समाज के बीच में अगर सही तरीके से चीजें नहीं जा रही हैं तो इसका दोष कहां कब रखा जाएगा? सामाजिक संस्थाओं को अगर सरकार ठीक से नहीं जोड़ रही है, जो समाज के बीच में काम करती हैं, तो उसका दोष किसके पास जाएगा? तीसरी एक मैं अपनी आप बीती बताता हूं, जो आपने कहा कि पुलिस को फोन कर सकते थे। मैं मथुरा में गोवर्धन पर्वत में परिक्रमा करने जाता हूं, जो हमारा धार्मिक स्थल है। वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा जो इको गाड़ी है, इको गाड़ी की कैपेसिटी लगभग 7 और 8 पैसेंजर बैठाने की, लेकिन 16 लोग उसमें बैठाए जाते हैं और उतारे जाते हैं। वहां पे ड्राइवर बदतमीजी करता है, वहां पे जब कोई उससे सुरक्षा की बात कहता है। मैंने खुद 112 फोन करके पुलिस को बुलाया और मैंने कहा ये लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जिस गाड़ी की कैपेसिटी 7 सीटर या 10 सीटर है, उसमें अगर 16 लोग बैठेंगे तो ये जान के साथ खिलवाड़ है। आप यकीन मानिएगा, मैं 1.5 घंटे तक वहां खड़ा रहा, पुलिस आई नहीं। ये गोवर्धन उस जगह की है, सेंसिटिव मामला, जहां बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, जहां पुलिस को तीव्रता के साथ घटना पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, मुस्तैद रहना चाहिए, तो और सुरक्षा की आवश्यकता वहां रहना चाहिए। लेकिन 1.5 घंटा मुझे वहां खड़ा रहना पड़ा जब मैं कंप्लेंट कर रहा हूं, जिसपे मुझे कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो स्वतः खुद ही देखना चाहिए कि ओवरलोडिंग ना हो, यातायात व्यवस्था सुचारू हो। तो ये सारी अव्यवस्थाएं अगर सरकार के रहते हुए हो रही हैं और ये चले जाते हैं बंगाल, क्योंकि इनको सूट करती है इनकी राजनीति को, ये चले क्योंकि सूट करती है इनकी किसी धरती पे। ठीक है यश भारती जी, वापस आएंगे आपके पास। शशिकांत त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशी जी मेरी अंतिम बात, ये पूरा ताना बाना बना हुआ है विपक्ष और पक्ष को साथ चलने के लिए। 2 पहिए हैं एक गाड़ी के, अगर आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो इसी तरीके से गाड़ी उतरती जाएगी, समाज बिगड़ता रहेगा। समाज में हमेशा यही बात आती रहेगी कि विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारी विपक्ष पर छोड़ करके अपनी जिम्मेदारी से भागती रहेगी। ठीक है, शशिकांत त्रिवेदी जी का रुख कर लेते हैं। शशिकांत जी, जिस तरीके से, मैं सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का तो ये मामला है, लेकिन अब इस तरीके से जो महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सवाल उन तमाम महिलाओं के लिए है जो पीड़ित हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता या न्याय मिलता है बहुत देरी से मिलता है।
किस तरीके से आज ये समाज कहीं ना कहीं हम फिर उसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं कि महिलाओं के लिए आज भी ये समाज सुरक्षित नहीं है। हम लाख आज़ादी के 75 वर्ष मना ले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाएं आज भी स्वतंत्र नहीं हैं और आज़ाद नहीं हैं। नहीं, वो क्या है कि इसमें अब समाज का रोल हमें नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि समाज ने एक सिस्टम बना दिया है और सिस्टम में पुलिस है, सर्वेलेंस है और टेक्नोलॉजी है। और उज्जैन में तो अभी अरबों रुपए खर्च करके महाकुंभ हुआ है और जहां बहुत सुरक्षा थी, चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे थे। तो ये कहना कि कोई आदमी वीडियो बनाना था, कम से कम उसने वीडियो बना करके डाल दिया, नहीं डाला होता तो देखता भी नहीं, लोग चले जाते। एटलीस्ट डाल दिया तो किसी को पता चला, पुलिस ने वीडियो मंगाया, कार्रवाई की। लेकिन शासन ने चलिए उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन उस इलाके के एरिया के थानेदार की क्या ड्यूटी है? उसका कोई मतलब रुतबा है ही नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं होगा, उसे पता ही नहीं कि अपराधी कौन है, क्या है। तो इसका मतलब है कि उस इलाके के जो थानेदार है उसको तो रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए तुरंत हटाना चाहिए था, सस्पेंड करना था, लाइन जो भी करना था, पनिशमेंट करना। कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगी ना आपको कि किसको करे, या खुद इस्तीफा दे दीजिए आप। तो उसमें कहेंगे राजनीति हो रही है। तो जिनकी जिम्मेदारी है, हमारे साथ भी कभी घटना घटी तो थानेदार आया और मुझसे कहने लगा कि सर क्या करें, ये यूपी एमपी की बॉर्डर है। मैंने कहा तुमको शर्म नहीं आती? तुमसे यदि अपराधी डरता नहीं है, तुम्हारा खौफ नहीं है, तो काहे के लिए थानेदार बन जाते हो? क्यों बन जाते हो भाई? किस लिए बन जाए? हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर मतलब पकड़ने की। उस अपराधी की हिम्मत देखिए ना कि वो एक अपराध कर रहा है महिला के खिलाफ, खुलेआम दिन में कर रहा है। इसका मतलब है कि उसे मालूम है पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती है। इट्स वेरी सिंपल। तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती उसे मालूम है, लेकिन पुलिस को तो ये बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं यहाँ पर जब तक हूँ तब तक तू कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ये सिस्टम का समस्या है, ये समाज का तो है ही, लेकिन सिस्टम का अब ज्यादा है, क्योंकि सिस्टम बहुत एडवांस है, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारा सर्विलेंस सिस्टम है, आप मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरी समस्या जो हमारी है कि अपराधी में खौफ क्यों नहीं होता है, मैं यूरोप का एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन का बस केवल सुनवाई होती है किसी रेप केस। आपको बताऊं, जर्मनी में साल भर में केवल 48 रेप हुए हैं, वो भी केवल 2 लोकल लोगों के हैं, बाकी बात जितने भी हैं सब बाहरी लोगों ने किए हैं। और उनमें तुरंत सबको जो सजा हुई है, आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 50 साल से कम किसी को नहीं हुआ पनिशमेंट। सुनवाई सबकी एक दिन चलती है और जज केवल एक ही सवाल पूछता है महिला से, वाज इट ए जेन्युइन नो? क्या आपकी सहमति बिल्कुल नहीं, आपका ना था? अगर उसने ये कह दिया कि हाँ मेरा ना था, दुनिया की कोई ताकत उस अपराधी को नहीं बचा सकती, कितने भी वो वकील खड़ा करे। तो हमारे यहाँ समस्या ये है कि अपराधी ये जानता है कि अगर मैंने अपराध कर दिया, जमानत ले लूंगा, चलता रहेगा केस, बैठा रहेगा, कोई नहीं पूछने वाला है। महिलाएं भी डरती हैं, शिकायत नहीं करती हैं। यशी शायद आपको भी कई बार ऐसे फिक्रों का, तानों का सामना करना पड़ा होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि कई महिलाएं, पढ़ी लिखी संभ्रांत महिलाएं भी आगे आकर शिकायत इसलिए नहीं करती हैं कि सिस्टम उनको कोऑपरेट नहीं करता है। सिस्टम पनिश करता है उल्टा उन्हीं को, गवाहों। जैसा अभी भारती जी ने बताया, एक उदाहरण दिया, एक महिला के साथ हुआ, उसके भाई को भी मार डाला, उसके पुलिस वगैरह वगैरह। तो समाज और सिस्टम अगर पीड़ित के साथ नहीं खड़ा हुआ है तो ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, ये होती रहेंगी। क्योंकि बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल शशिकांत जी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे मामले हमने देखा भी। अयोध्या का प्रकरण भी हम देखें तो प्रशासन बहुत लंबे समय तक टाला मटोली करता रहा, समझौता कराने की कोशिश। मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन अगर नियुक्त किया जाता है तो उनका काम है कि वो पीड़ित की बात सुने, उनका ये काम बिल्कुल नहीं है कि वो बैठकर समझौता कराएं। और खासकर ऐसे मामलों में गंभीरता तो बिल्कुल दिखानी चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। एक घटना का जिक्र करता हूँ। मैं एक महिला के साथ खड़ा हुआ हूँ, पक्ष ले रही, एक मामला है, मैं कह नहीं सकता हूँ, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन मेरे ऊपर भी दबाव है। मुझे मतलब ये है कि यहाँ से हटा दिया जाए। तो होता क्या है कि पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो इन्फ्लुएंस में, मतलब उनको उनके ऊपर डाला जाता है। बहुत कम लोग हैं जो इन डर के कारण सामने नहीं आ पाते हैं। पढ़े लिखे लोग डर जाते हैं इसमें करना है। लोग थाने में शिकायत करने क्यों नहीं जाते? थानों का माहौल ऐसा क्यों है कि आम आदमी नहीं जाएगा? बच्चे को भी जाकर के वहाँ अपनी शिकायत करने का राइट होना चाहिए, उनसे पोलाइट बिहेव होना चाहिए। अगर आप इस सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, भी पुराने जमाने का गाली देने वाला सिस्टम रखेंगे, तो ये अपराध बंद नहीं होंगे। कोर्ट में जाने पर लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, मैंने देखा। मैं तो कोर्ट में कई बार गया हूँ, वहाँ लोग कांपते हैं। जज से बात करने में डर क्यों लग रहा है आपको? किस लिए लगता है? ऐसा माहौल क्यों बनाया गया है? अगर जब तक हम ये माहौल नहीं बनाएंगे, हमारे बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि नहीं ये अपराध है, ये गलत है, स्कूलों में ये हम नहीं पढ़ाएंगे,
तो आप इन अपराधों को रोक पाना, ये अंतहीन चलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये सिस्टम में सुधार लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, पुराना ढर्रा वापस जो चला आ आएंगे रहा है। अविरल जी, इसका जवाब हम आपसे लेंगे। आप बात कर रहे हैं धर्म नगरी में महापाप और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मामला निकल कर सामने आ, जहाँ पर दिन दहाड़े एक महिला के साथ रेप किया गया, जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। तायरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तायरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इनकी रोकथाम के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस कानून भी है हमारे पास। तायरा जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, कंटिन्यू प्लीज। जी, देखिए, जिस तरह से बार बार इस पे डिबेट्स होते हैं, रोज अपराध हो रहे हैं, रोज महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, रोज उनकी डिग्निटी पे असॉल्ट हो रहा है, और लोग कानून हाथ में लेने से नहीं डर रहे हैं। अब तो खुली सड़कों पे कर रहे हैं, ब्रॉड डे लाइट में कर रहे हैं, महिलाओं की अस्मत को लूट रहे हैं। आखिर डर क्यों नहीं है? डर इसलिए नहीं है कि जब कानून जो निर्भया के बाद बना, निर्भया के बाद पूरा देश में, बार बार कहती हूँ, सड़कों पे उतरा था, संघर्ष किया था, जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी, एक मजबूत कानून बना था, गाइडलाइन बनी थी, उस कानून का आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 11 साल बाद भी निर्भया के आज हम वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे। निर्भया के केस में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से निस्तारण हुआ, तब भी लंबा समय लगा था। तो इन तमाम चीजों को जो उसमें लैकुना है, उनको देखने सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बलात्कार करता है, वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो रेपिस्ट है। जैसे आप देखिए, राम रहीम को इतनी बार पैरोल मिल जाती, अपने ही स्टूडेंट के साथ उन्होंने बलात्कार किया। तो मैं बार बार कहती हूँ, अभी IIT बनारस की जो हमारी बिटिया थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ था, जब वो छोड़े गए तो महिमा मंडित किए गए। तो जब बलात्कारियों को आप महिमा मंडित करेंगे और महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, हाथरस में हमने देखा था कि किस तरह से एक आवाज उठी थी नेता नगरी से कि इस तरह की बिटियां तो पाई जाती हैं, गन्ना के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो असॉल्ट करना होगा इस कल्चर पे जो महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। अगर महिला कोई भी ड्रेस पहने हैं तो किसी को ये अधिकार नहीं है। इस सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात का ध्यान देते हुए आर्टिकल्स भी रखे हैं, वहां ये किसी को ये अधिकार नहीं मिलता है। किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि महिला की इस्मत को लूटे। बार बार हम कड़े शब्दों में कहते हैं, फिर कहा जाता है हम भी कड़े शब्दों में कह रहे हैं, और हम महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं, हम महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे आधी जमीन अगर की तरफ से आप सचेत हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं, उनको भी देखते हैं कि वो इस देश की नागरिक हैं, तो जाहिर है जो कानून बने हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। वो कोई सरकारें किसी भी प्रदेश में हो, सारी प्रदेश में एक सरकार नहीं है, अलग अलग सरकारें हैं, उनका दायित्व है कि ये काम वो करें। और जो विटनेस जो एविडेंसेस है, मैं बार बार कहती हूँ, उनको तुरंत एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाना चाहिए। पुलिस में भी रिफॉर्म कीजिए, उनमें भी सेंसिटाइजेशन कीजिए। पुलिस फोर्स में भी देखिए, पुलिस को हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन पुलिस का भी ड्यूटी आवर्स बहुत ज्यादा है, उनको भी आप इस तरह से कीजिए। से हमारी महिलाएं हैं जो, खासकर मैं कहूंगी जो सिपाही में है, जब हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते थे तो वो कहती थी कि मैडम हम महिला हैं, हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, अलग अलग उनका शौचालय होना चाहिए, उनको भी वो फैसिलिटीज मिलना चाहिए। एक टाइम होता है जब उनके लिए ये काम करना मुश्किल होता है, उस समय उन्हें थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों को देखना होगा, पुलिस को चुस्त दुरुस्त करना होगा। एविडेंसेस तुरंत कलेक्ट हो। छावड़ा दिल्ली केस में एविडेंसेस कलेक्ट नहीं हुए, ऑनरेबल कोर्ट उसी में जजमेंट देगा जो एविडेंसेस कलेक्ट होकर प्रोड्यूस किए जाएंगे ऑनरेबल कोर्ट में, उसी पे दिया जाएगा। अगर एविडेंसेस कलेक्ट नहीं है, उससे कहीं टेम्परिंग हो रही है,
तो नेचुरली जो कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा वो उससे तो वो जो मसल पावर, मनी पावर और सब नेता नगरी का प्रोटेक्शन है तो वो निकल जाए। अभी आपने कलकत्ता में भी देखा, हमारी बिटिया के साथ 36 घंटे की ड्यूटी पे थी, उसके साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ। फिर हमारी एक बिटिया नर्स जो उत्तराखंड में लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसके साथ बलात्कार और मर्डर। तो ये बलात्कार और फिर अब मर्डर भी हो जा रहा है, यानी क्राइम, डबल क्राइम हो जा रहा है। मैं तो कहती हूँ महिला की अस्मिता को लूटना, नथिंग कुड बी मोर हीनियस क्राइम देन वॉलेटिंग विमेन बॉडी। अब वहां पर आप देखिए यहाँ पे 2 क्राइम हो रहे हैं, मर्डर भी हो रहा है, महिला को कमोडिटी की तरह समझा जा रहा है। यानी कि महिला जो है उसको इस्तेमाल करना है तो वो नहीं कह सकती। अगर वो छोटे कपड़े पहन के जा रही है तो वो नहीं कह सकती है। अगर पसंद आ गई तो वो एक कमोडिटी है उनके मन बहलाने की, तो उसको मानना ही पड़ेगा। अभी उज्जैन में क्या हुआ, वहां पे उसको जबरदस्ती अल्कोहल पिला के उसका ऑन रोड बलात्कार किया गया। और लोग आजकल वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, इंटरव्यू नहीं करते। ये मैं कहती हूँ ये जो है वो हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का हेरासमेंट, कि वो इतना हेरास, इतना नीचे गिर गया है कि अब वहां लोग जाके ये नहीं सोचते कि हमारी बिटिया हो सकती है, ये हमारी बहन हो सकती है, वो वीडियो बनाते रहते। इसी तरह से जब एक बिटिया आगरा में स्कूटी से जा रही थी और 5 बाइकर उसको ट्राई कर रहे थे कि उसको गिरा दे, दे ट्राई टू पिन हर डाउन, उस वक्त भी वीडियो बन रहा था। तो मुझे लगता है कि समाज का जो दायित्व है वो तो है, देखिए उसको भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। लेकिन जो कानून बना है, जब देश कानून से चलता है तो उन कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन उनका होना चाहिए, कन्विक्शन रेट बढ़ना चाहिए। कन्विक्शन रेट कैसे घट रहा है, बात ये है। डेथ पेनल्टी कितनी पेनल्टी हुई है अभी तक? वापस आते हो ताहिरा जी। जयप्रकाश जी, कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं निकल कर आता है कि पुलिस जो है वो भी संवेदनशील नजर नहीं आती है ऐसे मामलों पर। नहीं, देखिए, जिन मामलों में पुलिस संवेदनशीलता नहीं दिखाती तो ऐसे पुलिस कर्मियों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बकायदा प्रोविजन है सीआरपीसी, आईपीसी में इस बात का प्रोविजन है कि यदि कोई पुलिसकर्मी रेप केसेस में मुकदमा नहीं लिखता है, ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जा सकता है। ये प्रोविजन आईपीसी में है और उसको इम्प्लीमेंट करके ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप इस केस को उदाहरण के तौर पर देखेगा तो यहाँ समाज से इनकार नहीं किया जा सकता, जहाँ हमको सामाजिक अवेयरनेस फैलाना ही होगा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, यदि उसके आसपास कहीं कोई क्राइम हो रहा है तो जो एजेंसीज हैं उनको खबर करे, और खबर होने के बाद यदि एजेंसी उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो एजेंसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी मानवीय संवेदनाएं हैं वो भी, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी जो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तरीके हैं, उसके लिए निश्चित रूप से कैंपेन चलाया जाना चाहिए, सामाजिक अवेयरनेस फैलाया जाना चाहिए, लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए, और खास करके हमारी माताओं बहनों को इस तरह की घटनाओं की कोई आशंका होने पर भी उन्हें निश्चित रूप से पुलिस को सूचना देनी चाहिए, अपनी बात कहनी ही चाहिए, चाहे किसी से भी कहें, जिससे ये बात एजेंसियों तक पहुंचे। ये हमें समग्रता में सारी चीज को लेके चलेंगे तभी इस तरह के अमानवीय अपराधों को रोका जा सकता है। ठीक है जयप्रकाश जी, वापस आएंगे। अविरल जी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है, विपक्ष की बातों को लेकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। जी देखिए, निश्चित रूप से जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है और हमारी जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी को सरकार के द्वारा निश्चित रूप से निभाया भी जा रहा है। जिस प्रकार से तत्काल कड़ी कार्रवाई की गई उस विषय को भी देखना अत्यंत आवश्यक होगा। उसके साथ ही साथ जिस प्रकार से विपक्ष की बात है, तो विपक्ष को समाज के विषय में भी बोलना चाहिए कि समाज किस ओर जा रहा है आज के समय। इस विषय पर भी चर्चा की जानी चाहिए, डिबेट की जानी चाहिए। और जिस प्रकार से ताहिरा जी ने अनेकों विषयों पर प्रकाश डालने का कार्य किया,
जहां तक समाज का विषय है, ये ऋषि मुनियों का देश है, तपस्वियों का देश है, संस्कारी लोगों का देश है। और इस देश में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। ठीक है। और ये भगवान श्री कृष्ण का देश है, ये भगवान राम का देश है, ये देवी देवताओं का देश है। इस विषय को देखा जाना चाहिए। उसके साथ यश भारती जी, इस देश में, ठीक है, यश भारती जी। देखिए, सरकार के नुमाइंदे ही अगर समाज के ऊपर थोप देंगे तो मतलब ये अपना फेलियर स्वीकार कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, जैसे हमारे पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी हैं, यशी जी, पुलिस भी अरे आप सुन लीजिए ना अविरल जी बोल लिया ना आपने, अरे अविरल जी बोल लिया ना आपने, बोल लिया, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, शायद समझ में आए तो अगली बार पूरा कर लेंगे। यही तो दिक्कत, सुनते नहीं हो आप लोग, यही दिक्कत, सुनते नहीं हो आप सुनाने से विश्वास करके अपनी कमियों का पर्दा करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, विपक्ष की बात सुनिए। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस है, कि पुलिस भी सामाजिक जागरूकता का काम करती है, समय समय पे भी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाती है, तमाम काम करती है। पुलिस का डर खत्म हो, नियम लोगों को पता हो, बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, सरकार भी चलाए, सारी व्यवस्था है हमारे सिस्टम में पहले से। चाहे जितने नए कानून बना लीजिए, लेकिन जो पहले से कानून तय हैं, पुराने से जो चल रहा है, उनका ठीक तरीके से पालन नहीं होगा तो जो नए कानून भी आ जाए, जैसे ताहिरा जी ने निर्भया की बात की, नए कानून भी नहीं करेंगे आप सरकार की जो जिम्मेदारी थी। आज यश भारती जी, देखिए, कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि जो कानून है कम से कम उसमें इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जी, मेरे निवेदन है, फटाफट अपनी बात यश पूरी करिएगा प्लीज। हाँ, भोपाल के अंदर एक गर्ल्स स्कूल है सरोजिनी नायडू के नाम से, वहां सारी बच्चियों ने अभी 2 दिन पहले विद्रोह कर दिया, क्योंकि जो महिलाओं की समस्या होती है, जो मंथली पीरियड्स आते हैं उनको, वो बच्चियों का स्कूल है और उनको शारीरिक पीड़ा दी जाती थी, जो पनिशमेंट पीड़ा दी जाती थी, उसको देखने वाला कोई नहीं था। तो जब शिक्षा के केंद्र में प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था है, उसको शिक्षित करने के लिए टीचर जरूरी है। रितेश जी, जरूरी है, सरकार नहीं देती है, इसीलिए पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की अविरल जी ये केवल करके अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, और जब की जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे समाज में असमानता बनी रहेगी। रितेश जी, देखिए अविरल जी, क्या है, अर्ध मानसिकता को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अनाप शनाप की विपक्ष पक्ष सत्ता संगठन की बात कर रहे हैं। ये भूल गए कि वो जिस महिला के साथ ये ऐसी घटना हुई, वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। क्या बेशरम आदमी हो यार तुम, प्रोपेगेंडा लॉन्च करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। और मुझे शर्म आती है आप जैसे लोगों की मानसिकता पर, जो हर जगह राजनीति की बात करते हैं, हर जगह राजनीति की बात करके और राजनीतिक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी बहन हो, किसी भी पार्टी से आती हो, किसी भी राज्य से आती हो, ये पुलिस का भी फेलियर है, ये वहां के समाज का भी फेलियर है और संपूर्ण मानव समाज पर प्रश्न चिन्ह है। और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों से केंद्र में सरकार और 20 सालों से मध्य प्रदेश सरकार है। उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसा कड़ा कानून क्यों नहीं लागू किया जाता कि रेप जैसे घृणित अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लग सके। क्या इसकी सुनवाई 4-5 हियरिंग पे नहीं हो सकती? क्या इसके जो इसके कैसे दोषी पाए जाते हैं, क्या उनको मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती? क्या उनकी पूरी फैमिली को बाइकआउट नहीं किया जा सकता? क्या ऐसी मजबूरी है सरकार की कि उन्हें, अविरल जी 2 मिनट मुंह बंद रखिए, आप उंगली उठाकर 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं, शर्म नहीं आती? रितेश जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे जिस तरीके से धर्मनगरी में ये देखने को मिला कि एक महिला के साथ दिन दहाड़े रेप किया गया। सवाल यह है कि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं कोई कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।